ओके, नस्य में पहला कौन है? सर रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 नहीं, 8 9 10 है ना, सॉरी 7 8 9। 7 8 7 9, 8 पहले 9 बोलेगा। हाँ ठीक है, चलो बोलो। नस्य नस्य इज अ टाइप ऑफ अपतर्पण चिकित्सा, जो दो चिकित्सा संतर्पण और अपतर्पण है, उसमें से नस्य अपतर्पण चिकित्सा का पार्ट है। और उसमें भी शोधन यूजेज, जो ऊर्ध्व जत्रु के विकार होते हैं उसमें मेनली नस्य का यूज होता है, बिकॉज नासा ही शिरसोद्वारम, मतलब जो नोज है उसे डोर बोला जाता है पूरे अपर पार्ट का। नस्य भेद, जो ऑयल या फिर जो लिक्विड से जो नस्य किया जाता है उसके 3 टाइप है, विरेचन, ब्रूहण एंड शमन। विरेचन नस्य मेनली शिरशूल, हेडेक, गंड मीन्स ग्रैंडुलर एनलार्जमेंट, ग्रंथि, ट्यूमर्स, पीनस, शोफ, स्यंद, कुष्ठ, इन सब में विरेचन नस्य का यूज होता है। उसके बाद ब्रूहण, मेनली वात की वजह से जो भी होता है उसमें ब्रूहण नस्य का यूज होता है। वातज शूल, स्वरक्षय, नासास्य शोष, ये भी वात की वजह से होगा, रुक्ष गुण के कारण। देन डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स ऑफ आईज एंड आर्म्स। फिर शमन, केश दोष एंड डिसीज ऑफ आईज, इसमें शमन नस्य का यूज होता है। विरेचन नस्य में ऑयल यूज होता है। ब्रूहण नस्य में मीट जूस एंड जो जंगल देश के जो एनिमल्स होते हैं उनका ब्लड यूज होता है विद द कंबाइन ऑफ कपूर। रेजिन भी उसके साथ कंबाइन किया जा सकता है। देन शमन नस्य, ये भी मीट जूस से ही होता है और मिल्क और वाटर का भी यूज कर सकते हैं। जो विरेचन, ब्रूहण एंड शमन बोला वो ऑयल या फिर जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उससे यूज होता है। तो मात्रा के अकॉर्डिंगली इन 3 के 2 टाइप्स है, मर्श एंड प्रतिमर्श। मर्शनस्य वो मैक्सिमम 7 डेज तक अप्लाई कर सकते हैं एंड गिव्स इमीडिएट रिजल्ट। प्रतिमर्शनस्य, इसकी मात्रा 2 बूंद ही होती है, कैन अप्लाई डेली, आजन्म मरणांत, मतलब जन्म से लेके मरण तक प्रतिमर्शनस्य का उपयोग कर सकते हैं। It is as beneficial as मर्शनस्य is applied for long time। अगर ये रोज किया जाए तो वो भी मर्शनस्य के जितना ही बेनिफिशियल होता है और इसे कोई भी कर सकता है। एंड इफ नस्य के लिए मेडिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कल्क, तो उसे अवपीड़क नस्य कहते हैं। एंड अगर चूर्ण का उपयोग या पाउडर फॉर्म में अगर नस्य का उपयोग करें तो उसे प्रधमन या धमन नस्य कहते हैं। इसके लिए नाड़ी ट्यूब का, इसको देने के लिए ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। देन मात्रा है मर्श नस्य की, हाई, मॉडरेट एंड माइल्ड 10 बूंद, 8 बूंद एंड 6 बूंद। और कल्क जो काढ़ा है ऐसे फॉर्म में होता है उसकी मात्रा है 8 ड्रॉप्स, 6 ड्रॉप्स एंड 4 ड्रॉप्स। फिर नस्य के काल बोले है, नस्य कब कब देना चाहिए। प्रातः श्लेष्मणि, मतलब अगर कफ दोष का एग्रेवेशन हो तो उसे ऐसे पर्सन को सुबह में नस्य देना चाहिए। मध्याह्ने पित्ते, मतलब पित्त के अगर डिसऑर्डर्स हो तो उसे दोपहर को देना चाहिए। सायं निशोचले, मतलब अगर वात दोष की वजह से हो तो उसे शाम को या रात को नस्य देना चाहिए। इन हेल्दी कंडीशंस मीन्स यहाँ पे प्रतिमर्श नस्य की बात हो रही है, तो वहां पे बोला है शरद और वसंत में जस्ट बिफोर नून, देन विंटर में नून, समर में इवनिंग और रेनी सीजन में स आतपे। मतलब यही कहना चाहते हैं कि जब भी टेम्परेचर नॉर्मल हो, मतलब साधारण काल हो, तब नस्य देना चाहिए। जैसे कि विंटर में नून में देना चाहिए तो ज्यादा ठंडी भी ना हो और ज्यादा गर्मी भी ना हो, वैसे ही समर में बोला इवनिंग को देना चाहिए, यही कहना। और रेनी सीजन में साथ, मतलब जब भी धूप निकले हो तब नस्य दे सकते हैं, साधारण काल में नस्य देना चाहिए। देन इन 3 कंडीशन में नस्य डेली 2 बार देना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कौन कौन सी कंडीशन है तो डिसीज ऑफ हेड ड्यू टू द एग्रेवेशन ऑफ वात, हिकअप एंड टिटेनस, ये 3 कंडीशन में 2 बार नस्य देना चाहिए। इन अदर कंडीशंस ऑल्टरनेट डे टिल 7 डेज तक ऑल्टरनेट डेज नस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Okay, then unfit for nasya, who have just taken bath and food, bleeding due to injury or any other cause. Then नवपीनस, दत्त बस्ती, जिससे अभी अभी बस्ती दी हो. दुर्दिन, ऊपर आया वैसे ही दुर्दिन में नस्य नहीं देना चाहिए. श्वास, कास एंड गर्विश, मतलब जिसने जिसने भी अभी अभी विष पिया हो उसे भी नस्य नहीं दे सकते. सर मेरा हो गया अभी. नेक्स्ट रोल नंबर 8. नश्य, हेलो, हाँ बोलो. नश्य की विधि, नश्य की विधि का पूर्व कर्म क्या होता है? तो कि नश्य का प्रयोग करने से पहले सिर प्रदेश या स्नेहन प्रदेश स्नेहन तथा स्वेदन करना चाहिए और इस व्यक्ति को ऐसी जगह पर लेटाना चाहिए कि जहाँ पर हवा डायरेक्टली प्रवेश न होती हो. नश्य की प्रयोग विधि, नश्य देने के लिए इस व्यक्ति को किस पोजीशन क्या होती है? तो उसे सीधा लेटा कर उसके हाथ पाव को फैला दे, उसके पैर को थोड़ा उठा दे. पहले एक नासिका छिद्र को ढककर दूसरे छिद्र में, फिर एक छिद्र को ढककर पहली बार छिद्र में डाले. नासिका में डालने के योग्य औषध द्रव्य को किसी पात्र में रखकर उसे गर्म पानी वाले पात्र में रखकर गुनगुना गर्म कर दे. नाली से या पीयू के रूप का कहा आता है उससे नाक में डाले. औषध द्रव्य को डाल देने के बाद पाव के तलियों को, फिर कंधों को, हथेलियों को, कर्ण कपालियों को मसलते रहे और इस बीच वह व्यक्ति को औषध द्रव्य को ऊपर की ओर खींचे और दोनों नासिकापुट का मल को दोनों और तब तक निकाले जब तक पूरा औषध द्रव्य निकल ना जाए. मैनेजमेंट ऑफ मूर्छा, सर स्लाइड बदलिए सर. मैनेजमेंट ऑफ मूर्छा, तो कि नशे का प्रयोग करते समय किस व्यक्ति को मूर्छा या कि बेहोशी हो जाए तो सिर प्रदेश को बचाकर शेष अंगों में शीतल जल का छटकाव करने से उपचार से वो होश में आ जाता है. फिर स्नेहन कर्म, नश्य प्रयोग के अंत में अवात आदि दोष, देश एवं काल का विचार करके स्नेह नश्य का प्रयोग करना चाहिए. फिर नश्य की प्रतीक्षा, नश्य की प्रतीक्षा, नश्य का प्रयोग कर लेने के बाद वह व्यक्ति वात परिमिति तक लेटकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए. धूमपान का प्रयोग, उसके बाद विधिवत धूमपान करके कर्ण को शुद्ध करना. नश्य का प्रयोग कर देने के बाद कर्ण को शुद्ध करने के लिए गुनगुना गर्म जल का कोगड़ा करना चाहिए. स्नेह नश्य का समयोग, स्नेह नश्य का समयोग, स्नेह नश्य का समयोग होने पर ये लक्षण दिखाई देते: श्वास प्रश्वास की गति का सुखप्रदन होना, निद्रा का बलबाती आना, सुख से जगना और श्रोत आदि इंद्रिय सभी इंद्रियों में अपने अपने विषयों में ग्रहण करने की शक्ति होना. स्नेह नश्य का हीन योग होने पर क्या होता है? स्नेह नश्य के हीन योग होने पर आंखों में जकड़न होती है, नासिका छिद्र तथा मुख प्रदेश में सूखापन आ जाता है, फिर सिर प्रदेश में सूनापन का अनुभव होता है. फिर नश्य का अतियोग होने पर क्या होता है? तो कि नश्य का अतियोग होने पर नासिका में खुजली आती है, फिर भारीपन आता है, नासिका तथा नेत्रों में लगातार स्राव का निकलता है, फिर भोजन के प्रति अरुचि होती है. फिर विरेचन नश्य के लक्षण, संयोग लक्षण कौन से होते हैं विरेचन नश्य के? तो कि आंखों में हल्कापन और मुख की सुधिया स्वर में स्पष्टता की प्रतीत होता है और मिथ्या योग और हीन योग के लक्षण विरेचन के. तो विरेचन नश्य के मिथ्या योग तथा हीन योग होने पर वृद्धि तथा विरेचन तथा हीन योग होने पर शरीर में कृशता तथा दुर्बलता के लक्षण होते हैं. प्रतिमस नश्य का प्रयोग, कि प्रतिमस नश्य का प्रयोग उर्षत, कृष्टा, बालक तथा वृद्ध तथा सुकुमार व्यक्ति में कोई भी काल अथवा वर्षा काल में भी कराया जा सकता है. फिर प्रतिमस नश्य का निषेध, तो
दृष्टपीनम में मधुपान करने के बाद मध्याह्न रोग में कर्ण विकार में शरीर प्रदेश में कृमियों में के उत्पन्न हो जाने पर बड़ी और दोष तथा उजड़ी और दोष को इस प्रतिमर्श नशे का प्रयोग न करके उसकी मात्रा कम हो जाती है, अंत में वह रोग दूर नहीं किया जा सकता। प्रतिमर्श नशे के 15 काल बताए कि कौन कौन से काल में कर सकते हैं। तो रात्रि के अंत में कर सकते हैं, फिर दिन के अंत में कर सकते हैं, भोजन के अंत में, वमन के अंत में, दिन में सोकर उठने के बाद, मार्ग में चलने के अंत में, परिश्रम करने के अंत में, फिर आफ्टर मैथुन सिर करने में के अभ्यंग बाद। करने के चलो हाँ आगे। सिर में अभ्यंग करने के अंत में, कवल धारण करने के अंत में, प्रस्राव करने के अंत में, अंजन करने के अंत में, मल त्याग करने के अंत में और दंत वादन करने के अंत में और हंसी मजाक करने के बाद में हम प्रतिमर्श नशे का कर सकते हैं। और ऊपर बताए गए 5 वे के रात्रि के अंत में, दिन के अंत में, भोजन के अंत में उसे लेने से स्रोत की शुद्धि होती है। फिर मार्ग में चलने के अंत में, परिश्रम करने के अंत में, उसे करने से थकावट का नाश होता है। फिर सिर में अभ्यंग करने से, कवल धारण करने उसके करने से दृष्टि की शक्ति बढ़ती है और दांत वादन करने से दांतों की स्थिरता और हंसी मजाक करने के अंत में करने से वात दोष की शांति होती है। फिर अवस्था तो 7 ईयर की पहले तथा 18 ईयर की अवस्था के बाद में मशक का प्रयोग करना चाहिए। 18 ईयर की अवस्था से पहले धूमपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 4 ईयर की अवस्था से पहले कवल का प्रयोग ना करना चाहिए। 10 ईयर अवस्था के पहले और 70 ईयर अवस्था के बाद में शोधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिमर्श नशे का प्रयोग प्रतिमर्श नशे का प्रयोग जन्म से लेकर मरण के पूर्व तब तक किया जा सकता है। इस प्रकार मात्रा बस्ती का प्रयोग भी जीवन भर किया जा सकता है। तेल का प्रयोग कौन सा तेल श्रेष्ठ होता है? तो स्वस्थ पुरुष के प्रतिदिन सरसों का तेल को श्रेष्ठ तेल माना गया है, क्योंकि सिर है वो कफ का घर है और दूसरे तेल का यूज करने से दूसरे तेल होते वो कफ कारक होते, उसका प्रयोग उचित नहीं माना जाता। ठीक है, चलो सर हो गया। वेरी वेरी गुड। अभी मैंने पहले भी बोला है कि पढ़ के या ट्रांसलेट करके मत सुनाना, ये सब इतना डिटेल में जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से यू हैव टू हैंड ओवर समथिंग। अभी किसी को अगर कुछ देना है तो हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर के देते हैं, गोनी भर के नहीं देते। मुट्ठी भर के देंगे ना तो ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। मतलब ये नस्से में एक डिटेल जो आपने बताया इतना बताने का जरूरत ही नहीं। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव स्मॉल थिंग टू द अदर पर्सन, बट पक्का होना चाहिए वो कि भाई नस्से है। हाँ, एज में 18 के पहले 7 से लेके 80 तक नहीं दे सकते हैं। 80 के बाद 7 के पहले नहीं दे सकते। 2 प्रकार हैं और उस प्रकार पे डिटेल करो, मतलब छोटा सा पॉइंट निकालो उस पे डिटेल करो। ठीक है, कोशिश अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? 2-3 मिनट है अपने पास। हाँ मनन, बोलो मनन। चित्र भी है ना हेड के, हाँ, तो उसको सर क्यों नहीं हेड का द्वार बोला है? इसको हाँ करेक्ट। अच्छा, नासा ही शिरोसो द्वारम ऐसा क्यों बोला है? बाकी किसी को हाँ, बाकी भी है, आंख क्यों भी नहीं है, बोला? कान भी है, इन सबको क्यों नहीं बोला? ओके, हाँ आपको ये पता है कि एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब हाँ हाँ ब्लड। सर, हाँ हाँ तो हाँ, ये वो पता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्लड में अगर कोई चीज गई है तो वो ब्रेन में जाने नहीं देता।
तो हमने कुछ खाया या कोई दवा खाई, बहुत सारी दवाइयाँ जो है स्पेसिफिकली, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये कीड़ा कीड़ा मारने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, उसके बाद आइवरमेक्टिन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जब ब्रेन में एस्केरियस कीड़ा जाता है, दिमाग में कीड़ा जाना ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में कभी कभी दिमाग में कीड़े चले जाते हैं, एस्केरिस हो या सार्कोइडिसिस हो, तो इन सीटी स्कैन यू कैन सी द कीड़ा इन योर ब्रेन। तो ये कीड़ा जब ब्रेन में चला जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ उस कीड़े को मार नहीं पाती, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्लड में से चीजें ब्रेन में घुसने ही नहीं देता। ठीक है, मतलब ब्लड पूरा चला जाता है लेकिन ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर है। दूसरा चीज ये है कि ब्रेन में कोई चीज डालनी है तो बिकॉज ये बैरियर है, आप ब्लड छोड़ के दूसरा कोई चीज अंदर डाल नहीं सकते। तो द थर्ड वे टू stimulate the brain is to stimulate a nerve of the brain। और सबसे छोटा नर्व आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, कौन सा है? नहीं सर, वो तो मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, सबसे छोटा नर्व वो है जो नाक को जाता है। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में जिसके नर्व एंडिंग्स आते हैं वो सबसे छोटा नर्व, ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी नर्व, दैट इज द स्मॉलेस्ट नर्व। और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो है उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ब्रेन ही होता है। तो ब्रेन को कोई भी चीज पहुंचानी है या ब्रेन को कोई भी चीज डिलीवर करनी है तो नाक जैसा छोटा, नाक जैसा इजी रास्ता नहीं है। कान वाली नर्व जो है, मतलब कान से अगर ब्रेन में कोई नर्व डालनी है, तो अगर आपने स्कल का ये पढ़ा होगा एनाटॉमी, तो कान से ब्रेन में जाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, लेकिन नाक के वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के जस्ट ऊपर ही ब्रेन होता है। तो इसीलिए नासा ही प्रैक्टिकली भी ये देखा गया है कि ब्रेन के जितने भी डिसीजेस हैं उसमें नस्य बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब ये रनिंग आउट ऑफ टाइम बता रहा है, 10 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट बस्ती वाला फटाफट कर लेते हैं। कोई पहले कौन बोलेगा? क्रीमा? यस सर। ओके क्रीमा बोलो, तुम्हारा स्लाइड मैंने खोल दिया, ज्यादा डिटेल मत करना, हमारे पास 10 ही मिनट है। सर, डेफिनेशन ऑफ बस्ती, द टर्म बस्ती और बस्ती to administration of medicated drugs into rectum by means of urinary bladder of various animals like cow, deer, goat and sheep etc। तो जो बस्ती है उसे हम सादी भाषा में कह सकते हैं ब्लैडर, और जो पुराने जमाने में ये ब्लैडर काउ या एनिमल्स के ब्लैडर से मेडिकेटेड एनीमिया की प्रिपरेशन से वातर डिसऑर्डर्स में दिए जाते थे। टाइप्स ऑफ बस्ती मेनली 3 टाइप्स होते हैं: आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती एंड उत्तर बस्ती। अब तीनों का फट से ये बता दो। आस्थापन बस्ती होता क्या है? आस्थापन बस्ती में द्रव्य is prepared with different kind of substance like animal, plant, mineral origin according to involvement of dosha and dushyas। The different types of आस्थापन बस्ती। उत्क्लेदन बस्ती, ये डिटेल है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आगे बोलो। यहाँ से बोलो। दोषहर आर synonyms of मधुतैलक बस्ती। मधुतैलक भी छोड़ दो। आस्थापन बस्ती is also called निरोह। आस्थापन बस्ती is also called niruho as it shows unimaginary effect in the body due to prabhava, indication for आस्थापन बस्ती। बोलो। आस्थापन बस्ती गुल्म, आनाह, क्षुध, प्लीहा, शुद्ध, अतिसार, शूल, जीर्णज्वर, प्रतिशय, शुक्र, अनिल, फिर मलग्रह, वृद्धम,
Ridma, Ashmari, Rajonash and Darun Anila Amaya. इसमें आस्थापन बस्ती दी जा सकती है. एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आस्थापन बस्ती अति स्निग्ध, उरक्षत, कृश, आमातिसार, वमी एंड समशुद्ध. फिर दत्तनावन, श्वास, कास, प्रसेक, अर्श, हिद्म, आध्मान, अल्पवनी एंड शूनपायु. इंडिकेशन फॉर शूनपायु क्रीपा. इंडिकेशन फॉर अनुवासन बस्ती. Person eligible for Asthapan Basti is also eligible for Anuvasan Basti. Especially is given to for the persons who are very dry and having increased digestive power and suffering from Vata disorders. Contraindication for Anuvasan Basti. Person who is contraindication for Asthapan Basti is also not eligible for Anuvasan Basti. It should not given to following persons: Pandu, Kamala, Meha, Pinasa, Niranna, Pliha, Vidbheda, Gurukosta, Kafodara, Abhishandi, Brihash, Sthula, Krimikosta, Apachi, Shlipada, Galganda. इन सब में अनुवासन बस्ती नहीं दी जा सकती. ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? सोनाली. यस सर. ओके सोनाली, खोल दिया. मात्रावस्ती. मात्रावस्ती वो एक अनुवासन वस्ती का ही एक टाइप है एंड इट्स डज इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मिनिमम डोज ऑफ ओल्यूशन थेरेपी. वो हम रेगुलर दे सकते हैं जिनमें जो लोग एजेड है, फिर बच्चों को दे सकते हैं रोज. वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, कैरिंग हैवी लोड्स, ट्रैवलिंग बाय व्हीकल्स, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर अंडरगोइंग एक्सरसाइज कोइटस वात रोग, जिनको फ्रैक्चर हुआ हो, डेबिलिटेड, हैविंग डिक्रीज डाइजेस्टिव पावर, जिनका डाइजेस्टिव पावर बहुत लो हो चुका है, उनको भी रेगुलर दे सकते हैं. रॉयल, वेल्थी, डेलिकेट एक्सेट्रा. फिर उत्तर वस्ती. उत्तर वस्ती, the term Uttar Vasti is given because it is administered after Niru Vasti, or it is being administered into the orifice superior to anus through urethra or vagina. उत्तर वस्ती हम मेल पेशेंट में दे सकते हैं जब उनको यूरिनरी ब्लैडर को कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उत्तर वस्ती दे सकते हैं, और फीमेल में जब यूरिनरी, वजाइनल एंड यूटेराइन कैविटी का कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उत्तर वस्ती दे सकते हैं. अगर कोई पर्सन ने 2 और 3 7 वस्ती लिए, उनको भी उत्तर वस्ती दी जाती है. अब उत्तर वस्ती इन मेल्स. श्लोक छोड़ दो. हाँ सर. After having bath, patient is given food according to the regimen prescribed for Sneh Vasti, and then the patient is asked to defecate or micturate it if necessary. Then he should be made to sit on a stool of knee height. When penis is erected, introduce a probe in the urethral passage to find out the root. Afterwards, anointed Pushpanetra is to be introduced into the urethral passage completely, which is connected to Vasti Putak, and then squeeze well by taking with all precautions such as without shaking the hands, etc. After the expulsion of unctuous substances, it can be repeated for 3 to 4 times on the same day. After the withdrawal of given drug, follow the
post-operative regimen as that of Snehvasti. Management of the complication is also similar to that of Snehvasti. उत्तरवस्ती in females. फीमेल्स में अगर ऋतुकाल का टाइमिंग हो तो वो आइडियल टाइम बोला जाता है उत्तरवस्ती देने के लिए. फिर during that period uterus and OS will be opened so that the drug administered can pass easily and mitigates Vata and thereby chances of getting conception rapidly. Emergency में like prolapse uterus, pain in the uterus or vagina, and in bleeding disorders, उत्तरवस्ती can be conducted without observing ऋतुकाल. सर हो गया मेरा. चलो लास्ट स्मिथ. Time schedule for different शोधन procedures. आफ्टर वोमन संसर्जन क्रम 7 डेज तक चल रहा है. फिर रेस्ट होता है 8 डे के. फिर स्नेहपान 7, 9, 10 एंड 11 डे को. फिर स्वेद जो कि 12, 13 एंड 14 डे को दिया जाता है. फिर विरेचन जो 15th डे को. और फिर उसके बाद आफ्टर विरेचन अनुवासन बस्ती should be conducted on the 9th day. And after विरेचन संसर्जन क्रम 7 डेज. फिर रेस्ट होता है 8th डे को. और फिर अनुवासन बस्ती 9th डे को. फिर आफ्टर विरेचन अस्थावन बस्ती should be conducted on 15th day. Then importance of बस्ती. Best line of treatment for Vata disorders. It causes instant relief, nourishment to the body, and eliminates the weighted Vata dose completely from the body. अच्छा ये 14:40 हो गया तो अगर ये हो जाएगा तो वापस लॉगिन मत करना. ठीक है चालू. फिर तो emesis and purgation eliminate the weighted dose from the body. Those therapies sharp and hot in potency which cannot